खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। इंडिया का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद से हिंदुस्तानी सहाफी वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का असर आज भी पार्लियामेंट में देखा गया और खूब हंगामा हुआ। अपोजिशन ने वैदिक और हाफिज की मुलाकात के मुद्दे पर हंगामा किया और वैदिक की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल ने यह कहकर सियासत और गरमा दी कि वैदिक का आरएसएस से रिश्ता है। वहीं सरकार का कहना है कि उनका इस मुलाकात से कोई लेना देना नहीं है, जबकि खुद वैदिक का कहना है कि वो उनकी जाती मुलाकात थी। अगर हाफिज सईद इंडिया का मोस्ट वांटेड है तो वैदिक ने उनसे मुलाकात क्यों की? क्या सरकार को इसके बारे में खबर नहीं थी या फिर हुकूमत कुछ छुपा रही है? सवाल यह भी है कि क्या एक सहाफी को किसी से मुलाकात करना कोई गुनाह है? क्या इस मुलाकात पर कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है? इसके अलावा हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर फिर से आवाजें उठने लगी हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्लियामेंट में समाज के सभी तबकों से बात करके इस पर बहस की जा सकती है। इन्हीं मौजूदात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और वैदिक के हाफिज सईद से मुलाकात पर जो हंगामा बपा है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा हुआ है, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब और जेडीयू के राज्यसभा एमपी अली अनवर साहब भी। आप दोनों हजरात का आलमी समय में खैर मकदम है। और दरमियान में यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर जिस पार्लियामेंट में जिस बहस की बात कही है रविशंकर प्रसाद ने, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे सीनियर सहाफी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब भी। तो ये शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। इंडियाज मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और सहाफी वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। वैदिक के बयान की मुखालफत में महबूबा मुफ्ती भी बैनर लेकर वेल में पहुंच गईं। वहीं राज्यसभा में भी वैदिक मसले पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और जेडीयू ने जमकर नारे लगाए और वैदिक की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने वैदिक और हाफिज सईद के दरमियान हुई मुलाकात पर पार्लियामेंट में हुकूमत का रुख वादे करते हुए कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुषमा स्वराज ने कहा कि यह वैदिक का जाती दौरा था और उन्होंने अपने इस दौरे के बारे में हुकूमत को कोई इत्तला नहीं दी थी। इसके बाद लोकसभा में एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। ये शुद्ध रूप से उनकी निजी यात्रा और व्यक्तिगत मुलाकात थी और यहाँ इस तरह के आरोप लगाना कि वो किसी के दूत बनकर गए थे, वो किसी के चेले हैं या भारत सरकार ने इस भेंट को निर्धारित करवाया था या उनको मिलने में मदद की थी, ये पूरी तरह से असत्य और निराधार तो है ही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ भारत सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं है, ये पुनः दोहराना चाहती है। वहीं वैदिक के मुतनाज़ा बयान पर कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि वैदिक आरएसएस के आदमी हैं। राहुल ने कहा कि इसकी वजाहत होनी चाहिए कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात किसने ऑर्गेनाइज कराई और क्या दोनों ममालिक के हाई कमीशन को इस मुलाकात की पेशगी इत्तला थी। इंडियन एम्बेसी facilitated this event. If they help this gentleman in any way, that's what we are curious about. Because he is quite Thank close you. to the RSS also. Yeah, he's a RSS man. Do you think he was the plan who was sent there because the No, the man is a RSS man. That's a known fact. हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए कांग्रेस तर्जुमान यानी स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब। आपका खैर मकदम है। राजीव त्यागी साहब, जब हुकूमत बार बार ये कह रही कि वेद प्रताप वैदिक का ये जाती मामला था, ये जाती दौरा था पाकिस्तान का, इससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, वो तो इसमें कांग्रेस इसको मान क्यों नहीं रही है?
देखिए, ऐसा है कि इसको अगर आप तय में जाएंगे तो निश्चित सी बात है कि हाफिज सईद कोई बच्चा नहीं है। हाफिज सईद एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, आतंकवादी है। उससे मिलना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये स्टेट प्रायोजित है, या तो पाकिस्तान ने प्रायोजित करी है मीटिंग या फिर हिंदुस्तान की सरकार ने प्रायोजित करी है मीटिंग। जी जी। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, मोदी सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल था इस मीटिंग के लिए। जी जी। और मुझे लगता है कि मोदी खुद तो चुप हैं हर मुद्दे पर, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो इराक का हो, चाहे वो पाकिस्तान द्वारा LOC पे अटैक का हो, अफगानिस्तान में अटैक कर रहा हो। हर मुद्दे पे मोदी चुप है और उन्होंने जो है ना निश्चित रूप से अपने अपने आदमी सब जगह छोड़ रखे हैं। यानी आपका कहना है, आपका दावा है कि बगैर स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के हाफिज सईद जैसे मोस्ट वांटेड से मुलाकात नहीं है। जिस आदमी की इतनी बड़ी सिक्योरिटी कर रखी हो पाकिस्तान सरकार ने, और जो वांटेड हो, जो हिंदुस्तान की धरती का मुलजिम हो सबसे बड़ा, मेरे सामने आ जाए तो हाफिज सईद को मैं उसको जो है ना नाखूनों से नोच के मार दूं। मतलब मैं इतना पीड़ित हूं, इसलिए पीड़ित हूं कि मेरे देश की मिट्टी से उसने खिलवाड़ किया, मेरे देश के लोगों को मारने का काम किया, इसलिए मैं पीड़ित हूं। तो ऐसे व्यक्ति से मुलाकात, चाहे वो पत्रकार करे या कोई भी करे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्टेट का इसमें रोल है। ये जांच का विषय है, स्टेट का रोल। आप फोन लाइन पर बने रहिए। जी, राजीव त्यागी साहब आप फोन लाइन पर बने। हमारे साथ राज्यसभा MP JDU के लीडर अली अनवर साहब भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल। अली अनवर साहब, आप क्या कहेंगे, वेद प्रताप वैदी की जो मुलाकात हुई हाफिज सईद से, क्या वाकई इसमें हुकूमत कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, या बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक हिस्सा तो नहीं है, उसके तौर पर तो मुलाकात नहीं करवाई गई है? क्योंकि बाबा रामदेव भी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं कि हाफिज सईद का हृदय परिवर्तन की कोशिश की वेद प्रताप वैदी ने, ये समझा जाना चाहिए। देखिए, ये तो गए थे हाफिज सईद का हृदय परिवर्तन करने, लेकिन इन खुद का इनका हृदय परिवर्तन हो गया ऐसा लगता है। और यही नहीं, ऐसा लगता है या ऐसा लगता है कि अपना दिल और दिमाग और गुर्दा वहां बेच करके ये चले आए। डॉक्टर को जांच करनी चाहिए, यहाँ इनको इंट्रोगेट करना चाहिए कि इनका दिल दिमाग सब कुछ, दिल वहीं पे आए क्या को, ये ठीक से इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, अब बात रही ये कि सरकार को अगर जानकारी नहीं है तो ये तो और भी सीरियस मामला है ना। सरकार को इतना बड़ा आदमी जो हाई प्रोफाइल तरीके से प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा हो, वहाँ किसी हाई पावर डेलीगेशन में गया हो जिसमें कई एक्स मिनिस्टर वगैरह गए हैं, 3 दिन रह के वो लौट आते हैं। ये आदमी वहाँ रह करके 3 हफ्ते क्या कर रहा है, इसकी अगर जानकारी नहीं है, जैसा कि सरकार कह रही है, तो ये गलत है। वहाँ डॉन के रिपोर्टर ने तो कहा है कि हाँ, इंडियन एम्बेसी को, इंडियन मिशन को इसकी जानकारी थी कि हाफिज सईद से मिल रहा है। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है ना, इनसे पूछा जाना चाहिए। अगर इनकी जगह पर कोई अगर मुसलमान होता जर्नलिस्ट तो उसको तो एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते और पकड़ करके और उसको इंट्रोगेट करते, उसका पासपोर्ट जब्त कर लेते, और उस पर यही बीजेपी के लोग जो आप आज खामोश है, चुप है, इतने दिन से ये मामला चल रहा है, ये प्रदर्शन कर रहे होते कि देशद्रोह का मुकदमा चलाओ, इसको गिरफ्तार करो, और इसके जो जर्नलिस्ट होता इनकी जगह पर उसको उसके घर पर प्रदर्शन हो रहा होता। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, अगर बदकिस्मती से मैं मिल लिया होता तो मैं आज सोच रहा हूँ कि मेरी क्या हालत होती और मेरे परिवार की क्या हालत होती। यहाँ भी पटना में भी बीजेपी यानी किसी और पार्टी का लीडर या किसी और पार्टी से वाबस्ता जर्नलिस्ट ने मुलाकात की होती तो उसके घर पर गुजारा होता, और यही बीजेपी आपका कहना है कि तब पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर रही होती। जानने की कोशिश करेंगे राजीव त्यागी साहब आपसे, अब क्या होना चाहिए, आपका क्या मुतालबा है, आपकी पार्टी का क्या मुतालबा है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से जो मौनी बाबा हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जो इतने मुखर थे चुनाव प्रचार के दौरान, जो यूपीए सरकार को भर पेट गालियां दिया करते थे,
पाकिस्तान से संबंधों को लेकर के आलोचना किया करते थे भारत सरकार की, उस टाइम की सरकार की, तो उन मौनी बाबा को अपना मौन व्रत तोड़ना चाहिए और उनको बाहर आकर के जो उनके योग पुरुष हैं रामदेव जी, जो हृदय परिवर्तन करना चाहते थे हाफिज सईद का, तो मैं तो कहूंगा कि हृदय परिवर्तन रामदेव जी का भी हो जाए। अगर मेरी बात करा दें आप रामदेव जी से कि वो सारा अपना तामझाम छोड़ करके हिमालय की कंदराओं में चले जाएं, तो ये निश्चित रूप से मौनी बाबा नरेंद्र मोदी जी को बोलना होगा, उनको आगे आना होगा, उनको बताना होगा। यानी नरेंद्र मोदी जी को बोलना होगा कि क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई वो करेंगे। आप राजनीति से क्या चल रहा है। जी, आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और शासित अधिकारी सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, अब आपने दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी बात सुनी, आप एक सहाफी के तौर पर क्या तजवीज करेंगे, क्योंकि एक सहाफी ने जाकर मुलाकात की हाफिज सईद से। देखिए, सहाफी ने मुलाकात की और इस सिलसिले में जो दलील दी जा रही है कि उन्होंने बहैसियत सहाफी मुलाकात की, मैं इस दलील को, इस जवाब को दुरुस्त नहीं मानता। इसलिए कि इस तरह की मुलाकातें सहाफी करते हैं अक्सर वांटेड लोगों से, मुजरिमों से करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के सिलसिले में होता है। तो जाहिर है कि वैदिक जी कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, वो एक सीनियर सहाफी हैं, वो रिपोर्टिंग से जुड़े हुए सहाफी नहीं है। तो इस सिलसिले की उनकी मुलाकात नहीं थी, उनकी सीधी सीधी सी मुलाकात थी। और इस तरह की मुलाकात पर सवाल अगर पैदा होते हैं, शकूक व शुबहात खड़े होते हैं, तो बिल्कुल जायज बात है, दुरुस्त बात है। इसमें चाहे जो एतराज करे वो एतराज बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक सरकार का मामला है तो ये यकीनी तौर पर बहुत हैरत की बात है कि एक अहम मुलाकात हो रही थी, वहां ये गए हुए थे, वहां अगर डान की रिपोर्ट सही है कि वहां की जो हिंदुस्तानी हाई कमीशन है उसको के इल्म में थी ये बात, तो इस मुलाकात के मकासद क्या थे? जी, हिंदुस्तानी हाई कमीशन के इल्म में थी कि नहीं ये बात सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में ये बयान भी देकर कहा है कि हाई कमीशन से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि हाई कमीशन की वो जानकारी इसकी थी या नहीं थी। जी जी जी, अगर ये रिपोर्ट सही है कि हाई कमीशन को इल्म था तो फिर सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि क्योंकि सरकार जाहिर है बगैर सरकार की मर्जी के हाई कमीशन जो है उस तरह की चीजों को अरेंज नहीं करा सकता। तो ये जो दलील दे रहे हैं कि उनको के इल्म में नहीं था, उनके इल्म में था या नहीं था, लेकिन वो बहरहाल मुलजिम इसलिए बन जाते हैं इस मामले में, उन पर भी सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों एम्बेसी ने अपनी नॉलेज में होने के बावजूद इस मुलाकात को हरी झंडी दिखाई और इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई। जी, क्या बातचीत हुई, जानकारी लेना चाहिए। राजीव त्यागी साहब, जो डिप्टी होम मिनिस्टर हैं, जो होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के बाहर आज कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं, वादे कर दिया गया है। अब कार्रवाई क्या होगी इसमें, वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह की बात उन्होंने कही है, क्योंकि ये उनकी पर्सनल विजिट थी, उनका जाती मामला है। देखिए, इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये उदाहरण मेरी तरफ से ये है कि जो रामदेव कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत मुखर हुआ करते थे, आज रामदेव कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको भी जो है ना, जो वादे किए थे वो तोड़ने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं। इसी हालात को वेद प्रताप वैदिक जी के साथ किया गया। भारतीय जनता पार्टी पहले तो आदमी से काम लेती है, फिर उसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती है जब वो किसी लायक नहीं रहते हैं। तो वैदिक जी की स्थिति भी वही भारतीय जनता पार्टी ने की है और लोग वही ये स्थिति करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा इसमें सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हाफिज सईद कोई बच्चा नहीं है। हाफिज सईद एक वांटेड टेररिस्ट है, वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, पूरी धरती का अमन चैन खत्म कर देना चाहता है। ऐसे व्यक्ति से मीटिंग निश्चित रूप से वहां के हाई कमीशन की तरफ से होगी, या तो पाकिस्तानी सरकार की तरफ से होगी, या हिंदुस्तानी सरकार ने। जी, यानी कोई भी अगर शख्स हिंदुस्तान का जा रहा है और हाफिज सईद से मुलाकात कर रहा है तो यकीनी तौर पर कैसे यह हो सकता है कि वहां की एम्बेसी को जानकारी नहीं हो, किसने ऑर्गेनाइज कराया, यह सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि हाफिज सईद वाकई जैसा कि आप कहना चाहूंगा ये तो कंप्लीटली फिर आईबी का और रॉ का फेल्योर जी, है। यानी इंटेलिजेंस फेल्योर भी है ये कि आखिर कैसे हाफिज सईद से मुलाकात एक हिंदुस्तानी की हो जाती है और इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की तंगी है, आगे गुफ्तगू नहीं बढ़ा पाया। राजीव त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर फिर से आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी लीडर और गोरखपुर से रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में यह मामला उठाया, जिस पर रविशंकर प्रसाद वजीर कानून ने कहा है कि हां, मुल्क के लोगों से बातचीत करके इस पर पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है। अब हम इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दिल्ली से शामिल हो रहे होंगे सीनियर सहाफी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर होने के साथ साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब भी फौरन हाजिर होते हैं।
विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले बिहार के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 31 जुलाई को पटना में। समय उद्यमी बिहार 2014 प्रेजेंटेड बाय टेक्नोकल्चर बिल्डिंग सॉल्यूशन। अब आपके घर का सपना भी हो सकता है साकार, है ना अपना वास्तु विहार। पावर्ड बाय गुजरात ग्रोमेट। गुजरात ग्रोमेट, a brand leader product. Gromit add vitamin, baby oil and soap. Associate sponsor Dr. Zakir Hussain Institution and IIBM Patna. Padho vocational, bano professional. Supported by NSIC. Industry partner BSE SME. Print partner Rashtriya Sahara. International telecast partner Almi Samay. ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और साथी तदयकार सिराज नकवी साहब, और फोन लाइन के जरिए सेगमेंट में गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं दिल्ली से सीनियर सहाफी और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर होने के साथ साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब। आपका खैर मकदम है। मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर फिर से आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी लीडर और गोरखपुर से रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में एक जैसा कानून होना चाहिए। इसके जवाब में मरकजी हुकूमत ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समाज के सभी तबकों से बात करके पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहस की जा सकती है। वहीं मुस्लिम रहनुमाओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत की है। मजहबी रहनुमा खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं बल्कि मुल्क के दीगर मज़ाहिब के मानने वालों का भी मसला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में मुसलमानों का एक बहुत ही वाज़ेह स्टैंड है और पर्सनल लॉ बोर्ड का भी, कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल भी खिलाफ है। न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि दूसरे भी जो मज़ाहिब हैं उनमें भी एक ही मजहब के मानने वाले अलग अलग तरीके से इबादत करते हैं, अलग अलग पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। और अभी साईं बाबा और शंकराचार्य के सिलसिले में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सबके सामने है। फिर जो नागालैंड में अलग कवानीन हैं, जो ट्राइबल्स हैं वो अलग कवानीन को फॉलो करते हैं, अलग लॉज को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है बल्कि हम ये समझते हैं एक बहुत बड़ी आबादी का मुद्दा है, जिनको कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हरगिज तैयार नहीं कर सकते। ये एक इलेक्शन इश्यू बना करके आप इलेक्शन में तो वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं तो गवर्नमेंट में बैठ करके प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला ये देश का मसला है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है या किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। पूरे देश को इस समस्या में डालना ये आजकल इसके लिए मुनासिब समय नहीं है, और जब कोई बात सामने आएगी तो उसका हल भी तलाश किया जाएगा। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल है। स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल है कासिम रसूल इलियास साहब। कासिम रसूल इलियास साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फिर से बातचीत होने लगी है। पार्लियामेंट में इस पर बहस की बात कही है रविशंकर प्रसाद ने। क्या लगता है पार्लियामेंट में इस पर, हालांकि उन्होंने कहा है कि मुल्क के तमाम लोगों से बातचीत करके, तमाम तबकों से बातचीत करके इस पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। क्या लगता है आपको पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए इस पर? कासिम रसूल इलियास साहब, कासिम रसूल इलियास साहब से जैसे ही राब्ता होता है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिराज नकवी साहब, क्या वाकई ये मुनासिब वक्त है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बातचीत हो और पार्लियामेंट में इस पर बहस की गुंजाइश निकाली जाए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये सरकार की
असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आपने भी देखा 1-1.5 महीना जो सरकार का गुजरा है, उसमें जो सरकार की मनफी इमेज बनी है उससे लोग उसके खिलाफ हुए हैं। तमाम मुल्क में महंगाई को लेकर, बजट के ताल्लुक से जो तजावीज पेश की गई उनके खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं। तो हुकूमत इन तमाम इशूज से तवज्जो हटाने के लिए, फिर वो हमेशा ये बीजेपी की पॉलिसी रही है कि जज्बाती इशूज को ले आती है। इस मरतबा भी यही हुआ है कि एक जज्बाती इशू को सामने ले आए हैं ताकि जो असल मसाइल हैं, महंगाई है, दूसरी चीजें हैं, जो हुकूमत की नाकामियां हैं इस मुख्तसर से अरसे में, उन नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए ये इस तरह की चीजें की गई हैं। लेकिन जहां तक मसले के हल का ताल्लुक है तो ये मसला इस तरह से हल होने वाला नहीं है जैसे कि अभी तमाम लोगों की बात आप सुन रहे थे। ये ऐसा मसला है कि जो सिर्फ मुसलमानों से मुताल्लिक नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में अलग अलग अक़लियतें हैं और अक्सरियत में भी बहुत से ग्रुप। जी, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए कासिम रसूल इलियास साहब शामिल हो गए हैं गुफ्तगू में। कासिम रसूल इलियास साहब, जैसा कि रविशंकर प्रसाद वज़ीर कानून ने कहा कि मुल्क के तमाम तबकों से, तमाम लोगों से बातचीत करके यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है, क्या यह मुनासिब वक्त है या वाकई पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर? आपकी क्या राय है? देखिए, ये इससे पहले ये सवाल कई बार उठता रहा है, मुल्क की अदालतों में भी इस तरह के मसाइल उठते रहे हैं। देवगौड़ा के जमाने में जब देवगौड़ा साहब वज़ीर आज़म थे, जी, हुकूमत हिंद ने एक स्टैंड साफ तौर पर ले लिया था और वो स्टैंड ये था कि जब तक इस मुल्क के मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड की हद में न हो उस वक्त तक हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाए। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, मुसलमान एक नहीं 1000 बार ये बात कह चुके हैं, वो मुस्लिम बसला में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहते हैं और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते। दूसरी बात यह कि कानून भी हुकूमत, देखिए असल में मुझसे पहले जो साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं असल में देर से ज्वाइन किया हूं मैंने, तो मैं नाम जान नहीं सका। जी, सिराज नकवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू। सिराज नकवी साहब की ये बात बहुत अहम है कि ये वक्त, ये यूनिफॉर्म सिविल का कोशिश सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है कि असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाई जाए, एक जज्बाती मसले में उलझाकर एक ला यानी बहस का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। देखिए, मुसलमानों की जिम्मेदारों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त में, उलमा की, दानिशवरों की, कि वो खामखा इस ला यानी बहस में उलझने की कोशिश न करें। ठीक है, अगर हुकूमत चाहती है बहस हो, बहस करवाए, लेकिन ये बात साफ है। देखिए, एक बात साफ है कि हुकूमत हिंद को ये बात मालूम होनी चाहिए और वजीर कानून को मुझसे ज्यादा मालूम होगी कि आर्टिकल 370 जिसका ताल्लुक 371 जिसका ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट से है, उसमें जो वहां के जो तबकात है, ट्राइबल्स हैं, खासकर कुकी और नागा तबका, उनसे माहिदाई इस शर्त के साथ हुआ था, उन्होंने हथियारी इस शर्त के साथ डाले थे कि हमारा जो रिवाजी कानून है उसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। तो इस कानून के अंदर आर्टिकल 371 में ये बात तय की गई है, लिखी हुई है बाज़ाब्ता, कि हुकूमत कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो नागा और कुकी के फैमिली लॉज को सरपास कर सके। जी जी। तो आप इस तरह के एश्योरेंसेस कई कम्युनिटीज को दे चुके हैं इस मुल्क में, और जैसा कि सिराज नकवी साहब कह रहे थे कि खुद हिंदू कम्युनिटी जो है, जी जी, वो उसके यहाँ भी कोई एक कोड ऑफ वो नहीं है, यानी फैमिली कोड नहीं है, 50 फैमिली कोड है और उनके यहाँ भी 50 एग्जेम्पशंस है, ये कर सकते हैं। जी, तो क्या तो पार्लियामेंट में बहस क्यों कराना चाहते हैं वज़ीर कानून रविशंकर प्रसाद? क्या वाकई यही वजह है कि जो मेन जो मामले हैं जिसकी वजह से मुल्क में हंगामा हो रहा है, आवाम नाराज है, उसकी उस तरफ से तवज्जो हटानी है, या वाकई ये मामला पार्लियामेंट में उठेगा तो कुछ उसका नतीजा भी निकलेगा? पहली बात तो ये है कि ये बात मेरे ख्याल से इसमें दो राय नहीं है कि ये मसला इस वक्त सिर्फ इस वजह से उठाया जा रहा है कि इस वक्त हर तरफ से मौजूदा हुकूमत को लानतान किया जा रहा है कि वो अच्छे दिन कहाँ है जिसका आपने वादा कर रखा था। आते थी, जिसे कहते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। हुकूमत के आते थी, लोग बदवास हो गए हैं, मुसीबत में मुब्तला हैं, परेशान हाल हैं। तो जाहिर है कि हुकूमत में समझ में आता है कि सबसे आसान तरीका यह है कि हिंदू मुस्लिम मसला पैदा किया जाए, या ये कि सबसे आसान तरीका यह कि ऐसे ला यानी मुआहदे से छेड़ दिया जाए जिससे लोग उलझ के रह जाए। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों की, मुसलमानों की भी और यहाँ के दूसरे दानिशवर जो तबकात है, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वक्त में हुकूमत से कहे कि ये ला यानी बहस को न छेड़े, आप असल मसाइल पर तवज्जो दें। देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे कि इनको रविशंकर प्रसाद जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि गुरु गोलवालकर ने अपनी किताब में बाज़ाब्ता ही लिख दिया है कि इस मुल्क के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अहमकाना बहस है। यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो ही नहीं सकता जहाँ इतने सारे मुख्तलिफ कल्चर और मुख्तलिफ रिवाजी कानून पाए जाते हैं। वहाँ कोई एक कोड ऑफ लाइफ, एक कोड नहीं हो सकता है इसका, फैमिली लॉज का। तो इसलिए इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये बात हर आदमी। दूसरी बात ये, देखिए, आप इस मुल्क में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर चुके हैं। हर कल्चर को, हर मजहब को अपनी जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। अगर आप ये कहें कि साहब
यूनिटी और इंटेग्रिटी का तकाजा ये कि तमाम मसाइल एक हो जाए, तो क्या ये बात चलेगी इस मुल्क में? जी, यानी इस मामले को सिर्फ उठाया जा रहा है जज्बाती करने के लिए, जज्बाती मामला बनाकर इसे कहीं ना कहीं से जो मेन मसले हैं मुल्क के, जिससे अवाम जूझ रही है, जिस पर हुकूमत नाकाम हो रही है, उससे लोगों का जहन हटाने के लिए, लोगों की निगाहें हटाने के लिए यह मसला उठाया जा रहा है। सिराज नकवी साहब, मुख्तसरन जानना चाहेंगे, अगर पार्लियामेंट में इस पर बहस होती है तो क्या सीन देखते हैं आप? ये जाहिर है कि मैंने जैसे भी अर्ज किया और अभी कासिम रसूल इलियास सब भी फरमा रहे थे कि इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, दीगर तमाम जो अक़लियतें उनका भी मामला है ये, और खुद अक्सरियत में इस कदर इस पे इख्तलाफी राय पाया जाता है कि इसको आसानी से हल करना तकरीबन नामुमकिन है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नतीजा बरामद हो पाएगा। ये लाहासिल बहस है, यानी पार्लियामेंट में अगर ये मामला उठता भी है, इस पर बहस होती भी है, तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, और सिर्फ हंगामा होगा, सिर्फ हंगामा खड़ा होगा। और जो जैसा कि दोनों पैनलिस्ट की राय है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई या बहुत सारे इश्यूज पर जिस पर मोदी सरकार घिरती नजर आ रही है, उससे लोगों की निगाह, लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मामला पार्लियामेंट में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम रसूल इलियास साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। सिराज नकवी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।